नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज पर्यटन की क्लास पूरी होने जा रही है। बहुत बड़ा टॉपिक था ये, बहुत लंबा। इस एक टॉपिक के अंदर जो पर्यटन स्थल वाले टॉपिक है, इस एक टॉपिक में 100 से भी ज्यादा स्लाइड बनी है। 100 क्या, 120 प्लस स्लाइड बन गई है। यानी आप देख सकते हो अपन ने कहीं भी कोताही नहीं बरती है कि कंटेंट के साथ में कहीं किसी तरह का समझौता नहीं किया है। जहां से जो चीज पूछी जा सकती है, जो चीजें बन रही है, वो अपन ने सारी की सारी आप लोगों के लिए दिया है, उनको याद करवाने का प्रयास किया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा जी, इन्हें मिस मत करना। अब आज फाइनली ये पूरी हो जाएगी, लेकिन आज भी 30 से ज्यादा स्लाइड है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा के ही चलेंगे अपन। लगभग 40-45 मिनट में कवर करने की अपनी कोशिश रहेगी, ताकि क्लास लंबी नहीं हो, स्लाइड्स ज्यादा हो, फिर भी अपन क्लास जो है समय पे पूरी करें। तो उसका एक ही तरीका है कि अपन बातचीत नहीं करें और सीधी क्लास को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सब पहली पहल आज को पढ़ा ए मारा पाली वाला पर्यटन स्थल है। कहते पाली वाला, पाली में रणकपुर जैन मंदिर है। ठीक है, सादड़ी के पास पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? एक शादड़ी नामक स्थान है। क्या है? शादड़ी। तो शादड़ी के पास ये पड़ता है। ये पूछ सकते हैं आप लोगों को, ये रणकपुर जैन मंदिर जो है, यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिरों का समूह है। जहां एक सूर्य मंदिर भी है, नेमिनाथ जी का मंदिर भी है, आदिनाथ जी का भी मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसे पातरियोरा देवरा के नाम से भी जानते हैं। ये पूछे आप लोगों को कि पातरियोरो देवरो, क्या कहते हैं? पातरियोरो देवरो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो वो है आप लोगों के ये रणकपुर जैन मंदिर। पातरिया यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? वैश्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्र, यहाँ की जो मूर्ति कला है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण। प्राकृतिक स्थिति देखिए, ये भव्य मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा हुआ है और जैन समुदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। क्या विशेषता है? हीरे जैसे चमकते और तरासे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। उल्लेखनीय है कि मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि अनेक मंदिरों का पूरा परिसर है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया है, यानी कि राणा कुंभा के समय। कब हुआ है? राणा कुंभा के समय। कुंभा के समय धर्नक शाह ने करवाया। किसने करवाया? धर्नक शाह ने निर्माण करवाया है। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे? वास्तुकार ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोगों को, शिल्पी या वास्तुकार ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या था? देपाक था। क्या नाम था? देपाक था। ये भी ध्यान रखना है। और एक याद रखिए, मगही नदी के किनारे। कौन सी? मगही नदी के किनारे। ये सारी चीजें जो आपके आरबीसी की पुस्तक में नहीं दे रखी है, वो भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है। मान्यता के अनुसार जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने के बाद इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, जो जैन व्यापारी कौन? धर्नक शाह। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। यह जैन मंदिर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। राज्य के तत्कालीन शासक कुम्मा ने निर्माण करवाया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ इस मंदिर के अंदर 1444 स्तंभ है। क्या है? 1444 स्तंभ है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस मंदिर को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्तंभों का वन। स्तंभों का वन कहा जाता है, या फिर अजायब घर, स्तंभों का अजायब घर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तब अपने जो है रणकपुर जैन मंदिर के, यदि अपन ने व्यवस्थित लगता है कि हाँ व्यवस्थित पढ़ा है, ठीक है, तो है देख लो एक्स्ट्रा चीज सारी की सारी ध्यान में रखनी था ना। ले स्क्रीनशॉट टाबरो, आगे बढ़ा। अब देखो माके पाली रो एक है बांध, जवई बांध। ठीक है, जवई बांध ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्या ध्यान रखोगे? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जवई बांध। जवई बांध आजकल जवई क्षेत्र जो है वो पर्यटन के दिशा में बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा है, और बार बार से भाई साहब बहुत जबरदस्त पर्यटक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यह बांध लूणी नदी की सहायक नदी जवई नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, उमेद सिंह ने कराया। उमेद सिंह जी अटर पामणा, हाँ तो पामणा कहीं के जवई इन वास्ते
जवाई बांध नाम पड़ियो है। ठीक है, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है और जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक मुख्य स्रोत है ये। और वन्य जीवों के आश्रय के लिए जाना जाता है। जैसे सर्दियों के मौसम में जवाई बांध में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं और तेंदुओं और मगरमच्छों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पे जो है कंजर्वेशन रिजर्व भी है। क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व है। रिजर्व जो आप लोगों के जवाई फर्स्ट और जवाई सेकंड के नाम से जाना जाता है। जवाई क्षेत्र फर्स्ट और जवाई बांध क्षेत्र सेकंड के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे जानवर है, लेकिन पैंथर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सफारी यहाँ की बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। हमारे भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम भी सफारी करवाने ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पहले यदि देखें तो आसपास में सुमेरपुर में आसपास में ऐसा कोई स्थान नहीं था जो बताया जा सके। आज तो आजकल तो मतलब सबसे ज्यादा जो है यहीं पे पर्यटक देखे जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं अपन बीकानेर। कहाँ चलते हैं? बीकानेर। और बीकानेर जाएंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे? देशनोक करनी माता का मंदिर। देशनोक में क्या है? करनी माता का मंदिर है, जिन्हें चारण समाज के लोग डोकरी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। और इस मंदिर को यानी कि इसे जो है चूहों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण चूहों का मंदिर कहा जाता है, या चूहों वाला मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों वाला मंदिर कहते हैं। चूहे बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो चूहे होते हैं वो यहाँ पे काबा के नाम से जाना जाता है। इन चूहों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे कहानी है जो मैं आप लोगों को पहले की भी बता चुका हूं। पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से ये मशहूर है। और देखो किंवदंती क्या है। करनी माता के सौतेले बेटे थे लक्ष्मण, यानी लखन जी थे। और एक तालाब में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हुई थी। माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने पहले मना किया, लेकिन फिर एक शर्त पर मान गए। शर्त के अनुसार उस दिन के बाद लक्ष्मण तथा करनी माता के सभी वंशज चूहों के रूप में जिंदा रहेंगे। यानी कि यमराज ने कहा कि मैं यमलोक में जो है आने नहीं दूंगा आपके वंशज को। ये बात स्वीकार हो तभी जिंदा इनको कर सकते हैं। तो करनी माता ने कहा कि ये बात मान ली जाएगी, मेरे जितने भी वंशज है वो मेरे ही यहीं पे मंदिर प्रांगण के अंदर ही रहेंगे, आपके यमलोक में नहीं आएंगे। तो ये जो है धारणा जुड़ी हुई है यहाँ से। और इसमें ये मान्यता है कि ये जो सफेद चूहा यदि किसी को दिख जाए तो वो यानी कि बहुत भाग्यशाली माना जाता है। उनकी जो है हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। और चूहे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लो टाबरो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखिए, धार्मिक मान्यता और रीति रिवाज। हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है और इन चूहों के लिए क्या है? लड्डू का भोग लगता है। इन चूहों के लिए लड्डू का और दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते पीते मौज करते हैं। दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने के लिए विशेष रूप से आते हैं। और मंदिर के गर्भगृह में करनी माता की मूर्ति स्थापित है। और मंदिर का मुख्य द्वार सफेद संगमरमर का बना हुआ है। मुख्य द्वार किसका बना हुआ है? सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, करनी माता। ठीक है, चलिए बाकी मैंने डिटेल पढ़ाई है पहले। जो अपने लोक देवियां पढ़ी है उनके अंदर अपने डिटेल ये सारी पढ़ रखी है। अगलो देखो टाबरो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ये भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये बीकानेर के ही पढ़ रहे हैं। यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण महत्वपूर्ण, जहां शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं का हमेशा जमावड़ा रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरबी फारसी फरमान देखने को मिलेंगे, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पुस्तकें और अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है शिक्षाविदों का और शोधकर्ताओं का जमावड़ा हमेशा रहता है। यहाँ मुगल काल के समय प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। और जिनमें से ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों और जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी आसानी से मिल सकते हैं। यानी कि देखो सभी रियासतों के यदि कोई फरमान निकला है, कोई आदेश निकला है ना, कोई भी चीज है तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि इतिहास यदि कोई शोध करेगा, इतिहास को जानना चाहेगा, तो वो फिर यहाँ पे जरूर जाएगा। शोधार्थी है कोई, है ना, पीएचडी कर रहा है और उसको कोई शोध पत्र तैयार करना है, तो फिर वो यहाँ पे जरूर जाएगा और ये चीजें देखेगा इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, ले उठाओ स्क्रीनशॉट ले। देखिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ का किला, इसे जूनागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुरानी एक यहाँ पे राव बीका जी की टेकरी थी। क्या थी? राव बीका जी, बीका शासक है यहाँ के, बीका जी की
टेकरी थी उसी को जो है पुनर्निर्मित किया गया, तो इसे कहा जाता है मारवाड़ी में क्या पुरानो यानी जूनो, तो क्या जूनोगढ़ है, इसलिए इसका नाम हो गया जूनागढ़। एक तो देखो रियासत थी गुजरात के अंदर, है ना, गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है उसका नाम भी जूनागढ़ है, और एक ये जूनागढ़ किला है, यहाँ के किले का नाम है। ये अभेद्य किला है और इतिहास में कभी भी कोई शत्रु इसे नहीं जीत पाया है। इस किले का निर्माण 1589 में सम्राट अकबर से के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा करवाया गया। करमचंद इनके जो सेनापति थे उनको ये निर्माण करने की जिम्मेदारी दी थी राय सिंह ने, ठीक है, राय सिंह ने निर्माण करवाया है। ये किला पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, अद्भुत कला देखने को मिलती है। लाल बलुआ पत्थर संगमरमर से बने हुए शानदार महल है इसके अंदर, सुंदर प्रांगण है, आकर्षक बालकनियां है, छतरीनुमा मंडप है, कलात्मक खिड़कियां है, ये सभी ध्यान रखना है। और इस किले को कहा जाता है जमीन का जेवर, इसे क्या कहते हैं, जमीन का जेवर। बाकी बाकी जगह के लिए या दीवारों के लिए कहा जाता है कि ये दीवारें बोलती है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि इन दीवारों के कान है। क्या कहते हैं, इन दीवारों के कान है, ये कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिफ्ट लगाई थी, वो भी प्रयास इसी जूनागढ़ किले के अंदर ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम निर्माण किसने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में करवाया। अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया, इसलिए नाम क्या रहा, लालगढ़। यहाँ नहीं कि लाल बाटा है वास्ते लालगढ़ कह दियो, यहाँ भी दे सके तर्क वगैरह आजकल कूट वगैरह यही दे, तो थे मत यूं मत करियो कि लाल बाटा है वास्ते लालगढ़। लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया है, इसलिए इसका नाम लालगढ़ है, ठीक है। अब वास्तुकार कौन थे, एक अंग्रेज वास्तुकार सर स्विंटन जैकब द्वारा जो है इसकी रूपरेखा तैयार की, पूरी तरह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, राजपुताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। एक बार ये प्रश्न बन चुका है, कौन सी वास्तुकला के अंदर जो है ये बना हुआ है, तो ये राजपुताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलेगा। यूरोपीय क्यों, क्योंकि स्विंटन जैकब है। राजपुताना क्यों, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बीकानेर में बना हुआ है, बनवाया किसने, राजपूत शासक ने। और इस्लामी जो है प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस पैलेस को अब हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। पैलेस का कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार का निवास स्थान है, और पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम चलता है। यहाँ पे ये शार्दुल म्यूजियम चलता है। एक बार मैंने भी जो है बीकानेर में जाने वाला था किसी कार्य से, तो मैंने भी जो है एमएमटी पे मेक माई ट्रिप पे रेट देखने का प्रयास किया, तो मेरे फिर जो है पैरों तले जमीन खिसक गई, फिर जो है अपने विचार त्यागने पड़े और वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। मैं क्या बुक करा, अगर हेरिटेज चीज देखने मिल जाए यूनिवर्सिटी के, एक कमरा बुक करता हुआ है और रेट देखी भाई साहब, मैं पैरों तले जमीन खिसकी। मैं क्या अपार तो ठीक है, और मतलब बीकानेर जाना ही कैंसिल हो गया मेरी बाद में, ठीक है। चलिए, तो आप कभी रुको तो मुझे बताना अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, देख के। चलिए, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोलायत झील, कोलायत क्या है, कोलायत झील। कपिल मुनि का नाम सुना है क्या, सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। उन कपिल मुनि की ये जो है यहाँ पे कार्यस्थली रही है, किसका, कपिल मुनि की तपोस्थली। कपिल मुनि ऋषि थे कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, एक पवित्र झील और मंदिर स्थित है यहाँ पे। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जैसी मान्यता पुष्कर की मानी जाती है, जैसे पुष्कर को 52 घाट झील कहते हैं, वैसे ही ये भी 52 घाट झील है। और पुष्कर में दीपदान की परंपरा है, तो यहाँ पे भी दीपदान की परंपरा है, यहाँ पे भी दीपदान किया जाता है। और दीपदान वह कद है, दीपदान वह कार्तिक पूर्णिमा, कद वह कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे दीपदान की महत्ता है, ठीक है, दीपदान की महत्ता है। और देखिए यहाँ का इतिहास, सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है। कपिल मुनि यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा बीच में ही रोक दी और यहीं पे रुक गए थे। संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की, यानी कि ये जो है कपिल मुनि की क्या है, तपोस्थली है। क्या है, तपोस्थली। सांख्य दर्शन दिया जिन्होंने, सांख्य दर्शन के प्रणेता माना जाता है। यहाँ स्थित मंदिर, घाट, पवित्र झील भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 52 घाट है। कितने घाट है, 52 घाट है, ठीक है। करनी माता के जो दत्तक पुत्र लक्ष्मण जी थे, वो इसी झील में डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है।
लाइट आओ जाओ घनी करे भाई साहब, आ क्लास पूरी हो जाए तो ठीक है, आ क्योंकि दूरी भी रह सके, क्योंकि मौसम है खराब, ठीक है, मौसम है बेईमान। और चारों तरफ आप लोग बताइए, आप लोग राजस्थान के निवासी हो तो आप जानते हो कि राजस्थान में मौसम अभी खराब है। कुर्सी की पेटियां बांध लो, चले आगे बढ़े, ले स्क्रीनशॉट। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जोहड़बीड नाम का स्थान आप लोगों ने सुना होगा, जोहड़बीड के अंदर पड़ता है, ये बीकानेर में ही है। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र अनूठा केंद्र है, जहां ऊंटों का रखरखाव और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च और प्रजनन के कार्य किए जाते हैं। यह शहर 8 किलोमीटर दूर 2000 एकड़ से भी अधिक भूमि में बड़ा है। क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल पेपर जो है क्या भी बन सके, स्थानीय भी पूछ सके कि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के पेज नंबर 72 पे क्या लिखा हुआ है, पूछ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। आजकल भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। संचालन देखिए, इस केंद्र का संचालन पूरी तरीके से भारत सरकार करती है, और है कहाँ ये? जोहड़बीड के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? जोहड़बीड, ठीक है, बीकानेर के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट। कुंभलगढ़ का किला एग्जामिनर का फेवरेट किला है। मैंने इस पे एक 1 मिनट शो बना के दिया है, जिसके अंदर पूरी जानकारी उसमें दे दी है, ठीक है। अब इसमें तो मैंने उतना ही मैटर लिया है जितना आरबीसी में दे रखा है, लेकिन कुंभलगढ़ के अंदर पूरी जानकारी दी है। और हाल ही में सीईटी की अपनी जीके की किताब आ गई, उसमें भी भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। या तो आरबीएससी की वस्तुनिष्ठ किताब थे, उठा और देख लो। अरे मेरे टेबल माते पटी कौन है, कवर तो था ध्यान ही है। आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक की कुंभलगढ़ किले वाला मैंने कल फोटो भी डाला है टेलीग्राम चैनल पे, यदि आप जुड़े हो तो आप देखते होंगे। जो वेदी भवन वाला प्रश्न बना, और वेदी भवन वाला प्रश्न इंस्टाग्राम पे बहुत सुर्खियां बटोरी है कि ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है, ये फलाना ढिमका। वो वेदी भवन अपन ने आरबीएससी की पुस्तक में कुंभलगढ़ वाले किले की व्याख्या में दे रखी है क्या? आपको ध्यान देना है। प्रश्न सारे मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके आरबीसी की किताब दी है आप लोगों को वस्तुनिष्ठ, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी बेटा जी, है ना। देख भ्रमित करने वाले लोग खूब मिलेंगे, इसमें फलानी चीज नहीं है, इसमें फलानी चीज, वो ये फलाना ढिमका। मैं तो कह रहा हूँ प्रश्न आरबीएससी में बन रहा है वो उसमें से बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के, इतना मुझे पता है, क्योंकि मेहनत मैंने खुद की है उस पर। यह चित्तौड़गढ़ के बाद मेवाड़ क्षेत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा प्रताप की जन्म स्थली है, और राणा प्रताप की जन्म स्थली इसमें से कहाँ है? इसमें से बादल महल के अंदर है। कहाँ पे है? बादल महल के अंदर है। और बादल महल कहाँ है? यहीं पे बना हुआ है एक कटारगढ़। क्या बना हुआ है? कटारगढ़, वहीं पे बादल महल है। इसके अंदर इनकी जन्म स्थली है। 9 मई 1540 को जन्म हुआ। यह उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच है कटे 84 किलोमीटर दूर, यानी कि वो है कटे राजसमंद में है। ये कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर है कि अबुल फजल भाई साहब जब वहां पे आके यूं देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है। जन्म लिख दियो कि इतनी ऊंचाई पे किला स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल का कोटेशन है ये इस किले के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया है। अब देखो यहाँ पे आरबीसी तो दे रखा है निर्माण, लेकिन मैं थाने स्पष्ट कर दूं कि ये पुनर्निर्माण है। ये क्या है? ये पुनर्निर्माण है, निर्माण नहीं है। क्योंकि इसका निर्माण जो है भाई साहब आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण संप्रति ने करवाया है। किसने करवाया? संप्रति ने करवाया। संप्रति भाई साहब कौन थे? मौर्य शासक थे। कौन थे? मौर्य शासक थे, जिन्होंने 3री शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण करवाया है। संप्रति ने करवाया, ठीक है। मेवाड़ को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए इसकी मुख्य भूमिका रही है कुंभलगढ़ फोर्ट की। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा रहा है, अभी पूरा करेंगे अपन। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर पूरा करेंगे। चलिए अगली स्लाइड में करते हैं पूरा। लो देखो टावरों, अब देखो, जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा किया तब महाराणा उदय सिंह को बचपन में इसी किले में पनाह मिली थी। यानी कि एक तरीके से ये क्या है? मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। संकट काल के अंदर ये राजधानी भी रहा है। इसकी दीवारें अत्यधिक मजबूत और चौड़ी है, जिन पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 36 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी लंबी है? कितनी है? 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी दीवार की। 36 किलोमीटर लंबाई है भाई साहब, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का जो है जीर्णोद्वार यानी कि नवीनीकरण करवाया गया था, ठीक है। और क्या आया था अभी जो आया कि वेदी भवन। अभी क्या आया प्रश्न? वेदी भवन, वो भी कैसा? 2 मंजिला, 2 मंजिला वेदी भवन,
ठीक है, जिसके अंदर यज्ञ किया जाता था। या फिर क्या कह सकते हैं इसी वेदी भवन को, इसको कह सकते हैं वेदी यज्ञ, ठीक है, वेदी यज्ञशाला या वेदी यज्ञ कह सकते हैं। ये ऐसा किला है जिसके अंदर देखो ऊंचाई पे राजप्रसाद महल बनाए गए, समतल मैदानों पे कृषि की जाती थी और निचले मैदानों में पानी एकत्रित किया जाता था। और ये भी प्रश्न बन चुका है, ये भी प्रश्न बन चुका है। अब वैसे तो देखो इसके अंदर औरत पोल वगैरह बहुत सारी पोलें हैं, लेकिन एक बार ये प्रश्न एग्जामिनर ने, इन्होंने आयोग वालों ने माना कि एक ही दरवाजा है जिस किले के अंदर, वो इसको माना, जबकि इसके अंदर तो और दरवाजे हैं, इसमें बहुत सारे दरवाजे, 9 प्रवेश द्वार है टोटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वो 1 मिनट शो जरूर देख लेना जो मैंने इसका कुंभलगढ़ वाला दिया है, 2-3 दिन पहले दिया, ठीक है, जरूर देख लियो, बिम पूरा ही कवर कर दियो मैं। और भी दियो है, पश्चिम वाला द्वार, पूर्व वाला द्वार क्या कहलाता है, टीडा बारी वगैरह सब कुछ करवाया है। इसलिए 1 मिनट शो जितने दूं वो सारे के सारे देखने ही देखने, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। टावरों देखो, राजसमंद झील, यूं भी प्रश्न बहुत सारा बने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट थे, पहले ही कर दियो। राजसमंद झील कटे है, राजसमंद जिले के मायने जिंगे पहला जी को है राजनगर के नाम जानता, किंग है। राजसमंद को पहले राजनगर के नाम से जानते थे, फिर यहाँ झील बनने के बाद में इसे इस झील के नाम से जाना जाने लगा, फिर इसका नाम राजसमंद हो गया। राजसमंद यानी कि राज सिंह द्वारा बनाया गया समुंदर ऐसे था, तो फिर राजसमंद झील बन गई नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो इसके अंदर पहले ही लाइन दे रखी, विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार यानी सी प्लेन बेस के रूप में उपयोग किया गया। ये प्रश्न जब बना भाई साहब बहुत चारों तरफ चर्चा हुई, बहुत चारों तरफ चर्चा हुई, क्योंकि ये प्रश्न फिर ध्यान नहीं दिया विद्यार्थियों ने, ये राजसमंद झील के बारे में पूछा गया था। अब तो लगभग सभी जगह देखने को मिलता है। मैं आपको याद करवा दूं, देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आप लोगों के समुद्री विमान जो पानी में भी तैर सकते हैं। इंपीरियल एयरवेज जो आप इनका होता है ना, सी प्लेन बेस यहाँ पे बनाया गया था। बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे राजसमंद झील पे जाओ, अभी भी जंजीरें देखने को मिलेगी जो प्लेन को जो है वहां पे बांध के रखने के काम में ली जाती थी। इसे राजस्थान के सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है, जिसके निर्माण में 40 लाख रुपए का खर्च आया। कितने रुपए लगे उस टाइम? 40 लाख रुपए लगे। देख लो राज सिंह जी के समय, कितनी पुरानी बात है ना, यानी कि बहुत तगड़ा खर्चा था। अब देखो आप लोगों के अगला प्रश्न यहां से पूछेगा एग्जामिनर, कहां से पूछेगा कि इसकी परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है, गहराई इसकी 30 फीट है और जलग्रहण क्षेत्र जो है लगभग 524 स्क्वायर फीट का है। कितना? 524। बनेगा यहां से प्रश्न, देख लेना किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि जब इतनी डिटेल दे रखी है आरबीएससी में तो बनेगा। इतनी विशाल होने के बावजूद भीषण सूखे में यह झील सूख जाती है। उदाहरण के लिए सन 2000 में पड़े सूखे के कारण यह एक विशाल सूखी घाटी और दरारों पर एक कीचड़ में बदल गई थी। ऐसा हाल हो गया था इसका 2000 के अंदर, ठीक है, इतनी जबरदस्त होने के बाद भी। ये ध्यान रखने की चीजें, 9 चौकी पाल, राज प्रशस्ति, वो सारी यहाँ है। विश्व की सबसे बड़ी यदि कोई प्रशस्ति है तो वो है राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति है जो इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। 25 काली पट्टिकाओं पे खुदी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ले स्क्रीनशॉट, इतना ही बताऊंगा बस, और नहीं बताऊंगा। चलो डालो हल्दी घाटी, चला हल्दी घाटी कहाँ है, ये भी राजसमंद के अंदर है, सारे के सारे राजसमंद के ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी राजसमंद में। वहां से तो मैंने एक वीडियो बना के अभी थोड़ा समय पहले ही आप लोगों को बताया था। ऐतिहासिक महत्व देखिए, यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध के लिए जाना जाता है, जो रक्त तलाई का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, और अबुल फजल ने क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था, बंदायूं ने क्या कहा था, गोकुंदा का युद्ध कहा था, ये सारे जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। कब हुआ था ये युद्ध? यहाँ पे 1576 लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है 18 जून 1576, पूरा याद रखना है, ठीक है, 18 जून 1576। अब अकबर तो है, लेकिन भाई साहब अकबर का सेनापति कौन था, यानी कि आया कौन था, सेनापति कौन था? मान सिंह, सेनापति मान सिंह, ठीक है। मान सिंह को जब सेनापति बना रहे थे तो एक व्यक्ति था जिसने मना किया, और उसका जिक्र भी बंदायूनी ने कर दिया, ठीक है। बंदायूनी ने कहा कि नकीब खान ने विरोध किया था किस चीज का, कि मान सिंह को सेनापति नहीं बनाया जाए। और यह प्रश्न अभी हाल ही में आप लोगों के बना है। इस घाटी की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहते हैं। यह स्थान अरावली पहाड़ियों में स्थित है और उदयपुर से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, ठीक है। हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव है, और बलीचा गांव में चेतक की छतरी है, और यूं पूछ ले चेतक की छतरी में पाया कितना यानी थंबा कितना है, तो 4, तो ये 4 खंबिया है। ये कैसी है?
चार खंबिया छतरी है, चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद के अंदर पड़ती है, ठीक है। और अपने महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के अंदर पड़ती है, जो केजड़ बांध के किनारे, और 8 खंबिया है। आज थाने में बहुत जानकारी और तगड़ी तगड़ी दी है, यदि पेन चलती रहनी चाहिए बस, ठीक है, पेन चलती रहनी चाहिए। ले स्क्रीनशॉट, पूर्व रिवीजन हो रही है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर है रणथंभौर का किला। यदि मेवाड़ का दूसरा महत्वपूर्ण किला देखते हैं तो कुंभलगढ़ है। लेकिन यदि आप लोगों को कभी ये प्रश्न पूछे कि भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ, मैं दिमाग में निकल गया, हाँ, ये प्रश्न पूछे कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कौन से किले को कहा जाता है, तो वो रणथंभौर के किले को कहा जाता है। चौहान वंश का यहाँ पे शासन रहा था। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, और तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक खाई भी बनी हुई है, और अजय दुर्ग है, ठीक है। ऐसा जबरदस्त है कि ये जंगल के अंदर इतना घिर जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे किला है। तो अबुल फजल फिर देखने गया है यहाँ पे, अबुल फजल जो है फिर कहता है कि ये तो भाई बाकी सारे दुर्ग तो है, निर्वस्त्र खड़े हैं, नंगे खड़े हैं, लेकिन ये तो बख्तरबंद है कि कपड़े पहन के खड़ा है, दिखता ही नहीं है। इस किले के बारे में कहा गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान शासक रणथंभदेव ने किया, इसलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ गया। यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों की 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे पद्मला तालाब है, जोरा बोरा महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की न्याय की छतरी है, वगैरह वगैरह। तो मैं थान सारी चीजें पढ़ाई उड़ी है रणथंभौर के माय थे, स्क्रीनशॉट ले और पर्यटन वालों टॉपिक पूरा करना पड़ी नहीं, में उलझ रह जा वहां पर। देखिए ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हुई यहाँ पे। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था, ये ध्यान रखना, इस दुर्ग में भी लाया था इनको। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी, और यह किला राजघराने की महिलाओं के लिए जौहर का साक्षी भी बना है। कब हुआ था इसके अंदर जौहर? 1301 के अंदर। हम्मीर देव चौहान शासक थे यहाँ के, ठीक है। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोकने के लिए बेहद उपयोग रहा है, ठीक है। ये जो है रोकने के लिए बहुत उपयोग रहा है। किले के भीतर सुंदर मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार, सुदृढ़ प्राचीर, दीवारें स्थित। और मैं थान बताया नाम दो चार, बे लिख भी सको थे, याद भी कर सको, ले स्क्रीनशॉट, कोटेशन भी बतायो मैं थान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रणथंभ, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीटेड है। सिरोही, सिरोही के अंदर क्या है? गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। और वहां पे एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, उसकी भी ऊंचाई जोड़ते हैं तो फिर टोटल ऊंचाई होती है 1727 मीटर। झंडे तक की जोड़ते हैं तो, ध्वज तक की, तो 1727 मीटर होती है। जैसे 1722 मीटर समुद्र तल से, आप लोगों को ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान है, 1722 मीटर। वैष्णव समुदाय के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और चोटी पर चढ़ने के लिए से पहले भगवान दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। पर चढ़ने से पहले क्या, चढ़ने ऊपर ही है, ठीक है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि अत्रेय को उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। यहाँ से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है ऊपर, जो है सब लोग ऊपर जाके वहां पे फोटो जरूर खिंचवाते हैं, ठीक है। तब पता चलता है कि भाई गुरु शिखर आया है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, संतों का शिखर भी बोलते हैं इसे, गुरु शिखर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, अब यहाँ पे भी जैन मंदिर का एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, तो वो दिलवाड़ा जैन मंदिर है। चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया, मैथा ने विमल शाही, और ये सारे जो है आप लोगों को मंदिर लोणो शाही दोनों करवा रखे हैं, पहले मंदिरों के अंदर पढ़ लिया अपन ने। पूरे विश्व में माउंट आबू के इन जैन मंदिरों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। यह मंदिर साधारण दिखाई देते हैं लेकिन साधारण है नहीं, अद्वितीय वास्तुशिल्प है इनकी। इसकी आंतरिक सज्जा, छज्जों, मेहराबों, खंभों पर पत्थरों को तराश कर कलात्मक बेहतरीन नक्काशी और बेजोड़ कारीगरी की गई है। मंदिर के आसपास माहौल हरियाली और जबरदस्त रहता है, ठीक है। अब मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, कोई डायरेक्ट क्लास देखने आएगा तो ये मत समझना है कि सर जो है यहाँ पे घास काट रहे हैं, नहीं भाई साहब, क्योंकि मैं पढ़ाया है डिटेल में, मंदिर वाली क्लास में पढ़ा रहा चुके हूँ, मंदिर वाला चैप्टर पढ़ा है, सारी सारी डिटेल बताई, सारू बताओ पूरा। इस तरफ जो है विमल साई मंदिर लिखा था, इस तरफ पूर्णम साई मंदिर लिखा था, याद होगा यदि रेगुलर स्टूडेंट होना तब तो याद होना चाहिए, आप लोगों को याद ही करवा दिया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ा। नक्की झील, नक्की झील यानी कि ये चिटूड़ी अंगुली है ना, देखो मेरे मुंडे में निकले चिटूड़ी अंगुली, आदि को छोटी अंगुली मैंने मारवाड़ी में चिटूड़ी अंगुली, तो चिटूड़ी अंगुली के नखून खोदी उड़ी है आ झील, इन वास्ते के नक्की झील कहते हैं कि देवताओं ने खुला इसे जो है एक ही रात में खोद दिया था। और देवता कौन थे? देवता का नाम था रशिया बालम। क्या नाम था? रशिया बालम, ठीक है। भौगोलिक स्थिति देखिए कहाँ है, माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। पहली मानव निर्मित झील है और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। 125 फीट गहराई है इसकी। यहाँ पे इसकी गहराई जो है 80 फीट दे रखी है, लेकिन
ज्यादातर जगह आप लोग देखोगे तो 125 फीट गहराई पड़ने को मिलती है, चौड़ाई 1/4 मील है, लेकिन अभी आप इसको ही मान लेना क्योंकि जो है प्रूफ यहाँ से लगेगा तो फिर यही मानना है। इसलिए जहां पे 125 फीट भी लिखा है ना अपन ने, वहां पे ऑब्लिक करके 80 फीट जरूर लिख देना, क्योंकि जब यहाँ पे आ गया तो आ गया। ठीक है। प्राचीन मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार इस झील के देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, नक्की पड़ा है। नक का अर्थ होता है नाखून। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके किनारे बहुत सारी जो है चीजें हैं, गोपीनाथ की गुफा है, यहाँ पे विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, है ना, चंपा गुफा, गोपीनाथ की गुफा है, और क्या है, टॉड रॉक, नन रॉक, बहुत सारी चीजें। चलिए स्क्रीनशॉट ले, इतना ही बताओ, इतने में इतना ही मिलेगा। चलो भाई, और बताता गया 1948 में राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों को कुछ अंश जो है इसमें प्रवाहित किए गए थे, और जहां पे किए गए वो गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां, प्राकृतिक छटा प्रकृति प्रेमियों तथा फोटोग्राफर्स के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक भाई साहब, ये तो गणों है अब तो। ठीक है, ले भाई साहब स्क्रीनशॉट ले। आगे बिना टावरों टोंक चलते हैं। टोंक में क्या है, बिशलपुर बांध है। यदि पेयजल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है, गुरुत्वीय आधार पे बना हुआ है, गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम कहते हैं जिसको। इसे राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि यहीं से पानी की सप्लाई होती है। ये बनास नदी पे बना हुआ है और कंक्रीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, गुरुत्वीय बांध है ये। ठीक है, ये राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के अंदर है। राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास स्थित है, और इस बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया है। निर्माण के बाद से ये राज्य के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है। पेयजल यहीं से सप्लाई बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। आज निवेड़ने रे मूड में, हाँ, क्योंकि देखो इनमें भी आधो घंटों निकल गए तो भी अजीत तो घनी बाकी है स्लाइड। सुनेरी कोटी ये कहां पड़ता है, ये भी टोंक के अंदर है। सुनेरी कोटी भी कहां है, टोंक के अंदर है। पहले यहाँ ऊंट की बलि दी जाती थी। देखो गोल्डन मैंसन के रूप में जाना जाता है, और इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ है। इसके पास में नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास स्थित है ये। बाहर से ये इमारत इमारत जो है ये साधारण दिखती है, लेकिन आंतरिक भाग स्वर्ण यानी सोने के रंगों की शाही झलक से सजा हुआ है। मैं जहां देखा तो गोल्डन मैंसन दिखेगा, अभी सोने का बना हुआ है। इसके शीश महल वाले कमरे में कांच लगे हुए हैं, मीनाकारी कार्य किया हुआ है, ग्लास और फूलों के अलंकरण के बेजोड़ कारीगरी देखने को मिलती है। भाई साहब मजा ही आ जाए देख के, है ऐसा अपने को मिल जाए एक सुनेरी कोठी, कैसा हो। राजस्थान सरकार द्वारा 7 मार्च 1996 को इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। हो सके कि आने वाले टाइम में वो 7 मार्च वाला सवाल थाने पूछ ले, क्योंकि अपा जब देख ली ना एक बार चीजा, तो मेरे तो भाई साहब वो कहने रहो कि मैं थान करायो ओ देखो ओ प्रूफ, लेकिन थारे जो कोई प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य प्रूफ देना नहीं है, मेन उद्देश्य सवाल सही कराना है, और मेन उद्देश्य भी मैं सिलेक्शन लेना है कि मैं परीक्षा में ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब चला आगे। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ है, टोंक में। यह लगभग 5600 वर्ष पूर्व का है, ये पूछ सकते हैं। सबसे पुराने और पूजनीय मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार कल्याण जी को समर्पित है, और डिग्गी कल्याण जी मंदिर में भी पूरी स्टोरी आप लोगों को मंदिर वाले चैप्टर के अंदर मैंने करवा रखी है। पर्यटन स्थल में ये चीज रिपीटेड है। ठीक है, यह टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में शिल्प कौशल की गवाही देते इस मंदिर के भव्य शिखर 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो यानी कि 16 स्तंभ है, ये ध्यान रखना है। पूरे देश के लोग यहाँ दुखों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और भगवान के आशीर्वाद लेने को आते हैं। डिग्गी कल्याण जी, अब डिग्गी कल्याण जी नाम क्यों मिला, नाम क्यों पड़ा, मंदिर में जो बहती हुई मूर्ति आई थी, है ना, कुष्ठ रोग निवारण वगैरह सारी आप लोगों को कहानी मैंने सुना रखी है। मंदिर वाली क्लास नहीं देखी है तो भाई साहब आपकी गलती है, इसमें मेरी नहीं है। श्री गंगानगर चलते हैं। श्री गंगानगर के अंदर क्या है, बुड्ढा जौहर गुरुद्वारा है। क्या है, बुड्ढा जौहर गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में, बाबा फतेह सिंह की देखरेख में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ हर महीने की अमावस्या को धार्मिक मेला लगता है। मेला कब लगता है, अमावस्या को। ऐसा कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मत्स्यारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था, जिसके कारण इसका नाम बुड्ढा जौहर पड़ा है। ठीक है, मशारंग कर देना, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, बुड्ढा जौहर गुरुद्वारा पड़ा है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट क्या है, जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है वो हिंदूमल कोट है। यह सीमा भारत पाकिस्तान के एक दूसरे को अलग करती है। इस सीमा का नाम बीकानेर के दीवान हिंदूमल के नाम पर रखा गया है। यह श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। क्यों लोग यहाँ पे देखने जाते हैं कि बोरा पाकिस्तान।
ठीक है, यूं देखने जाते हैं, ये रही बॉर्डर। तो हिंदूमल कोट सीमा देखने जाते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है और बाकी समय बंद कर देते हैं, प्रोटोकॉल है सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, लो हिंदूमल कोट से ही शुरू होती है सीमा जो बाखासर गांव तक है, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होके और बाड़मेर के बाखासर तक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, उदयपुर चलते हैं। झीलों की नगरी या सफेद शहर, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है, या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है, या क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। इस झील के पास स्थित पिछोली गांव के, इसका नाम जो है पिछोली गांव के कारण पिछोला झील पड़ गया। ऐसा भी कहते हैं कि राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण पिछोला पड़ा। ऐसा भी कहते हैं कि पिच्छू नामक एक बंजारा था जिसने अपने बैल की स्मृति में इसे खोदा, इसलिए पिछोला पड़ा। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। इस झील के भीतर जगनिवास और जग मंदिर नाम के दो प्रसिद्ध द्वीप स्थित है। ठीक है, जहां पे बढ़िया होटलें बनी हुई है, मतलब एक महल है फिर होटल में तब्दील हो गए। झील के पूर्वी किनारे पर उदयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस है। किनारा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कौन से किनारे पे। ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा से झील का पानी सोने की तरह चमकता है और सूर्यास्त के बाद झील में नाव की सवारी करना, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। सौर ऊर्जा चलित नाव जो है ना, वो भी इसके अंदर ही चलाई गई थी, है ना, ये ध्यान रखना। चलो स्क्रीनशॉट लो। फतेह सागर झील, फतेह सागर, ठीक है। देखिए पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ियों और वन संपदा के किनारे स्थित है। यह एक कृत्रिम यानी मैन मेड एक नहर है। ये नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी है। झीलों वाली क्लास देख लेना मेरी, उसमें पूरा बता रखा है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन है, ये पूछते हैं सवाल। और क्या है? सौर वेधशाला है, जहां पे एक बड़ी सी दूरबीन लगी हुई है जो बेल्जियम से मंगाई हुई है वो। इसे पहले कनॉट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लो पूरी तरह फटाफट। सहेलियों की बाड़ी, संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया सहेलियों की बाड़ी को, और ये पूछते हैं प्रश्न। यह उदयपुर का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया, यही प्रश्न पूछ लेते हैं। और ये जो है महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में करवाया था, जहां पे जो है रानी और रानी की बहुत सारी सहेलियां, इसलिए कहते थे सहेलियों की बाड़ी। क्या रानी जी कटेगा? रानी जी सहेलियों की बाड़ी। आजकल जो किटी पार्टी वगैरह चले ना, किटी पार्टी अटी चाल थी सहेलियों की बाड़ी में पहला। यहाँ एक छोटा संग्रहालय म्यूजियम है जो इसके साथ ही संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, चलिए ले स्क्रीनशॉट। भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है। कठपुतली का खेल यदि किसी को देखना हो या कठपुतलियां देखनी हो तो वहां यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में स्थित सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय है ये। यह संस्थान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों और लोक कला तथा लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। इस संग्रहालय में राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न रूपों से जुड़ी लोक कलाकार कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है ब्रो, ले स्क्रीनशॉट। नागदा, नागदा तो भाई इतनी बार मैं पढ़ा दियो, थाने में जार बता दियो ठेठ नागदा, सास बहु मंदिर वगैरह सारा बताया। नागदा जो प्राचीन राजधानी रही है मेवाड़ के गुहिल वंश की। ठीक है, 6वीं शताब्दी के इतिहास के अंश को समेटे हुए उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों की गोद में यह स्थान अपनी जटिल नक्काशीदार सहस्त्र बहु मंदिर के लिए जाने जाती है, जिसको बोलते हैं सास बहु मंदिर। क्या बोलते हैं? सास बहु मंदिर। क्या है? सास बहु मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की वास्तुशिल्प अतुलनीय है और तोरण द्वार अद्भुत तरीके से बनाया गया। अरे 1 मिनट शो देख ले मेरो, इन पूरा बड़ा बतायो थाने, एक एक चीज मंदिर वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया तरीका बतायो। ले स्क्रीनशॉट। और भाई साहब इसके साथ में पर्यटन स्थल पूरे हुए, 6 क्लास लगी पर्यटन स्थल को, लेकिन एक शब्द नहीं छोड़ा अपने, एक पंक्ति नहीं छोड़ी, डिटेल में जानकारी दी। एक तरीके से पर्यटन स्थल वाली कोई क्लास देखे ना तो उसका शानदार रिवीजन हो जाए। और यही पुस्तक है जिसमें वेदी भवन जैसे प्रश्न भी आप लोगों को दे रखे हैं, साधारण प्रश्न भी, मध्यम प्रश्न भी, कठिन प्रश्न भी और शानदार व्याख्या। जरूर पढ़े, आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री में शामिल होनी चाहिए पुस्तक। इतो फास्ट चालियां आप आई क्लास में, फिर भी 40 मिनट ला गया, कितना 40 ना तो कोई बात करी बीच में की भी। ई क्लास में 2-2.5 घंटे को जुगाड़ हो सकता आराम, भगवान कसम 2-2.5 घंटे को जुगाड़ आराम हो सकता, फिर भी 40 मिनट में क्लास दी है। नोट्स बना बैठ जाओ, थाने अगर 3 घंटे कम लाग जाए नहीं तो मैंने कह दियो कि 3 घंटे कम में बना दियो, 3 घंटे ज्यादा टाइम लागे इन नोट्स में बनाने। अब बात खरी है, पक्की है, देख लो ये इतना समय आप लोगों का बचा लिया है। ठीक है,
तो ढंग से पढ़ो, नियमित पढ़ो, सिलेक्शन लेकर ही रुकना है, टाइम पास के लिए मत पढ़ना। ठीक है, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।